तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अंधेरी जगह पर कैद थी। वो किसी को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके फ़ोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। कुछ देर में यहाँ पर किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़ आती है और कोई ना दिखने वाली चीज़ उस लड़की को खींचकर यहाँ से ले जाती है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तो तब उनकी मुलाकात होती है मॉस्को से आए एक लड़के से जो यहाँ अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था। वो बताता है कि मेरा भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट है और पास ही के एक इलाके में पुराने टेम्पल की तलाश में आया था अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट साथी के साथ। लेकिन उस दिन के बाद से उन दोनों का ही कुछ अता पता नहीं है। वो इनके ग्रुप को भी कहता है कि अगर आप लोग मेरे साथ वहाँ चलना चाहें तो जाया जा सकता है, लेकिन इस टाइम ये ग्रुप इनकार कर देता है। लेकिन सुबह होते ही इन सब का इरादा बदल जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं खुद भी उस टेम्पल को देखने का जिसके बारे में आज तक इन्होंने सुना भी नहीं था। ये लोग अब उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो टेम्पल था। इन्होंने एक लोकल गाइड भी हायर किया था जो इस इलाके में उन्हें छोड़ देता है और इन बेचारों को फिर यह पूरा सफ़र खुद ही से तय करना पड़ता है और वो लोग एक टैक्सी हायर करते हैं उस टेम्पल तक जाने के लिए। अजीब बात थी, यह जीप वाले भी उन्हें जंगलों के बाहर छोड़ गए थे, ये कहते हुए कि आगे का सफ़र आप लोगों को पैदल तय करना होगा। जंगल के अंदर ये लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और रास्ते में इन्हें काफ़ी पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी पुराने लोग रहा करते थे। यहीं पर उन्हें एक जीप भी नज़र आती है जो ज़रूर उसी आर्कियोलॉजिस्ट की थी जिसका भाई उसे ढूंढ रहा था। इन्हीं चीज़ों की और खूबसूरती की पिक्चर्स लेते लेते ये लोग आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे, एक अजीब काम इनके साथ यह हो रहा था कि यहाँ के लोकल लोग इन्हें काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे और इनसे बात तक नहीं कर रहे थे, जैसे वो लोग इनके यहाँ आने से खुश ना हो। खैर फाइनली यह लोग उस टेम्पल के सामने पहुँच भी जाते हैं जिसे ये लोग देखने के लिए आए। ये टेम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसके ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पूरा टेम्पल वाइन्स से यानी पौधों की बेलों से भरा था। अब ये लोग इस टेम्पल के सामने पिक्चर्स लेने लग जाते हैं और उसी टाइम पर कुछ लोकल लोग यहाँ पर घोड़ों पर सवार हुए आ जाते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इन लोगों के यहाँ आने पर वो इन्हें इशारों से यहाँ से जाने को कह रहे थे क्योंकि आपस में ये दोनों पार्टीज ही एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी। इन लोगों को लगता है कि विलेजर्स इस टेम्पल की पिक्चर्स देने की वजह से गुस्सा हो रहे हैं। शायद वो इस टेम्पल में पूजा वगैरह करते हैं और उन्हें ये सब टेम्पल की इंसल्ट लग रही है। ये लोग इसीलिए वो कैमरा वापस देने की भी कोशिश करते हैं और जैसे ही लड़का कैमरा देने के लिए उनके करीब जाता है तो विलेजर्स में से एक आदमी उसके ऊपर तीर से हमला करके उसे मार देता है। अब इनके ग्रुप के सभी लोग पैनिक हो चुके थे और पैनिक होकर ये लोग इस टेम्पल के ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर चढ़े तो नीचे से लोगों ने उन्हें वार्न करना शुरू कर दिया कि आज के बाद नीचे मत आना। ये लोग देखते हैं कि टेम्पल के ऊपर 2 कैंप लगे हुए थे जो उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के थे, पर अब इन दोनों कैंप्स में कोई भी नहीं था। ये लोग देखते हैं कि टेम्पल के ठीक ऊपर एक बहुत ही गहरा गड्ढा भी है। खैर ये लोग अभी यही सोच रहे थे कि वो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट होंगे कहाँ कि तभी उन्हें एक गड्ढे में से किसी के फ़ोन की आवाज़ आती है। मिथाई यानी वो लड़का जिसका भाई आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको लगता है कि उसका भाई इसी गड्ढे में है, इसीलिए वो गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करता है। ये लोग मिथाई को एक रस्सी के साथ बांध देते हैं और उसके जरिए जैसे जैसे मिथाई को आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतारने की कोशिश कर ही रहे थे तो तभी रस्सी टूट गई और मिथाई बिल्कुल नीचे गड्ढे में जाकर गिरा और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से मिथाई की टांगें और कमर टूट गई। ऊपर इन लोगों को मिथाई की सिर्फ दर्द भरी चीखें ही सुनाई दी। पता नहीं किस हाल में था। ये जानने के लिए ये लोग एक नई रस्सी बांधते हैं पुली के साथ और उस टेसी को नीचे भेजते हैं। नीचे जाते हुए उसके हाथ में लाइट भी थी जिससे वो देखती है कि इस कुएं की सारी दीवारें अच्छी तरह उन्हीं वाइन्स ने कवर की हुई हैं, जिन वाइन किन्हीं बेलों को ये लोग बाहर भी देख चुके हैं। इन्होंने जितनी बड़ी रस्सी लगाई थी उसने स्टेसी को काफ़ी नीचे तक तो पहुंचा ही दिया था, पर फिर भी यह कुआं काफ़ी गहरा था और उसे नीचे मैथ्यू तक आने के लिए जंप लगानी पड़ी, जिसकी वजह से उसके अपने भी घुटने में बहुत बुरी तरह से चोट आई। यहाँ मिथाइयों ने उसे बताया कि वो हिल भी नहीं पा रहा, जिसका मतलब है कि उसकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। ये बात वो ऊपर भी बता देते हैं। फिलहाल इनके लिए इम्पॉर्टेंट था मैथ्यू को ऊपर लेकर आना। ये लोग एक स्ट्रेचर बनाकर नीचे फेंकने का फैसला करते हैं, जबकि एमी जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी वो इन सबको कहती है कि ऐसा मत करो। किसी की कमर में चोट हो और उसे इस तरह से मूव किया जाए तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।
वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। भागते हुए वो इस टेम्पल से नीचे उतरती हैं और यहाँ के विलेजर्स से मदद मांगती हैं, लेकिन वो लोग गुस्से में उसी के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। एमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी तो यहाँ उसका साथी उसे संभालने लग जाता है। यहाँ तक कि रोते रोते एमी नीचे उन वाइन्स पर गिर जाती हैं और ये देखते हुए सभी विलेजर्स और भी ज़्यादा डर जाते हैं। एमी को गुस्सा आ रहा था तो उसने यही वाइन्स तोड़कर सामने बच्चे पर फेंक दी और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। गांव के लोगों ने उस बच्चे को ही शूट करके मार दिया जिसके ऊपर वो वाइन्स गिरी थी और यहाँ इन्हें अंदाजा हुआ कि गांव के लोग इन लोगों से गुस्सा नहीं हैं, वो असल में टेम्पल्स पे आए इन वाइन से डरते हैं। एमी का साथी समझ गया था कि अब ये लोग एमी को भी इसी तरह मार देंगे क्योंकि वो भी वाइन्स पर गिरी थी। इसीलिए वो एमी को लेकर वापस टेम्पल के ऊपर आ जाता है, जहां उनके बाकी साथी एक स्ट्रेचर तैयार कर रहे हैं। एमी और उसका साथी आकर इन लोगों को बताते हैं कि गांव के सभी लोग इन वाइन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और ऐसा क्यों है यह इन्हें नहीं मालूम। खैर दिखाया जाता है कि स्ट्रेचर तैयार करने के बाद उसी रस्सी के जरिए जिसके जरिए स्टेसी नीचे आई थी वो स्ट्रेचर भी नीचे आ गया था। अब क्योंकि रस्सी छोटी थी तो एमी और स्टेसी दोनों मिलकर मिथाइयों को उठाकर उस स्ट्रेचर के ऊपर लेट आते हैं, जिस वजह से मिथाइयों को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये लोग मिथाओं के बाद उन दोनों लड़कियों को भी ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपर आने के बाद एमी और जेफ जो दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे वो दोबारा मिथाइयों को चेक करते हैं और उसकी इंटरेस्ट से यह पता चलाते हैं कि शायद वो अब कभी चल ना सके, लेकिन फिर भी उम्मीद उन्होंने रखनी वो हर किसी को वार्न कर देते हैं कि मिथाइयों को कोई ज़रा सा भी नहीं हिलाएगा। अब इन्हें मिथाइयों के लिए यहाँ से निकलना था। नीचे विलेजर्स खड़े थे जो इनके नीचे जाते ही इन्हें मार देते। इन्हें रात रात में ही कुछ सोचना था। एमी यहाँ पर आए पुराने आर्कियोलॉजिस्ट के बैग चेक करती हैं तो उन्हें जीप की चाबी मिल जाती है और यहाँ एक दूसरे लड़के को उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट की फ़्लाइट की टिकट्स भी मिल जाती हैं जो अगले दिन के लिए बुक की गई थी। इस चीज़ से इन लोगों को होप मिलती है कि अगर कल कोई एयरलाइन पर नहीं जाता तो ज़रूर कोई ना कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएगा और इन सबको भी रेस्क्यू कर ले जाएगा। हम देखते हैं कि रात में एमी स्टेसी के घुटने के जख्म को ठीक करती हैं और साथ साथ रोते हुए ये भी कहती हैं कि यह सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मुझे यहाँ आने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। खैर सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि इन सब का एक साथी जब इजी होने के लिए वाइन्स के पास जाता है तो उसे वाइन्स के अंदर एक स्केलेटन दिखता है, इंसानी ढांचा, जिसे देखकर वो डर जाता है। जबकि स्टेसी भी जब सोकर उठती है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर सब लोग यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उसके जख्म में से वही वाइन्स निकल रही थी जो वाइन्स यहाँ टेम्पल में चारों तरफ फैली हुई हैं। ये लोग पहले ही उन वाइन्स को उतारते हुए साइड पर फेंक देते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाली चीज़ ये थी कि वाइन अब उसकी चोट के और जिस्म के अंदर ग्रो कर रही थी। ये लोग उसकी चोट के करीब से तो उन वाइन्स को पकड़कर खींच लेते हैं, लेकिन स्टेसी कहती है कि मुझे अपने पेट के अंदर भी कुछ हिलता हुआ और जलता हुआ महसूस हो रहा है और यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। असल में ये प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे जो किसी भी इंसान या जानवर की जान तक ले सकते थे और उनके डीएनए के साथ जल्दी से बॉन्ड भी बना सकते थे। स्टेसी क्योंकि जब नीचे जा रही थी तो वो बहुत सारी वाइन्स से टकराई थी। उसे समझ आ गई कि वाइन्स के पोलन उसके कपड़ों पर गिर गए होंगे और उसके जिस्म पर लगते ही उन वाइन्स के पोलन्स ने उसकी बॉडी के डीएनए के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो सारी वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करने लगी थी। ये लोग अपनी टेंशन में ही थे कि यहाँ पर मिथाइयों भी एक दर्द से चिल्लाने लग जाता है। एमी जब उसके पास जाती है तो ये देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं कि मिथाइयों के भी दोनों टांगों को अच्छी तरह से उन वाइन्स ने अपनी लपेट में ले लिया था। जेफ उसकी मदद करने की कोशिश करता है, इन वाइन्स को उतारता है, लेकिन इन वाइन्स ने उसकी बॉडी को अंदर तक जख्मी कर दिया था और इतने गहरे जख्मों को साफ करना आसान नहीं था। इन्हीं सब के दौरान टेम्पल के उस गर्दी से इन्हें दोबारा फ़ोन की रिंग करने की आवाज़ आती है। ये लोग दोबारा नीचे जाकर चेक करने का फैसला करते हैं और एमी और स्टेसी दोनों ही नीचे उतर आते हैं। फ़ोन की आवाज़ का पीछा करते हुए ये लोग एक टनल के पास पहुंचे थे जो टनल पूरी तरह उन्हें वाइन से ढकी हुई थी। मजबूरन इन्हें उन्हें वाइन के ऊपर से चलकर जाना पड़ा, जहां आगे जाकर इन्होंने देखा कि वहां एक लड़की थी जिसके हाथ में वो फ़ोन था। वो लड़की मर चुकी थी और उसकी बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसकी आंखें भी ग्रे हो चुकी थी। ये लोग उसके हाथ से डरते हुए फ़ोन छीनते हैं तो देखते हैं कि फ़ोन में तो सिग्नल्स ही नहीं थे, तो फ़ोन रिंग कैसे कर रहा था।
तब इन्हें रियलाइज होता है कि असल में ये फ़ोन बेल नहीं कर रहा बल्कि फ़ोन जैसी आवाज़ें ये पौधे निकाल रहे हैं। एमी हैरान होकर जैसे ही उन फूलों को टच करती है तो बहुत सारी वाइन्स एकदम से उसके हाथ को जकड़ लेती हैं। जैसे उसकी मदद करती है उन वाइन्स को छुड़वा देती हैं और ये लोग जब यहाँ से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वाइन्स उनके सामने आकर उनका रास्ता रोकने लगी थी। वाइन्स को साइड पे करते हुए ये लोग बाहर जा ही रहे थे, लेकिन वाइन्स ने इन्हें पाँव से चेक कर लिया था और नीचे गिरा दिया था। वो वाइन्स इन्हें बुरी तरह अपने अंदर खींच रही थी। एमी तो बच गई थी इन वाइन्स से, लेकिन स्टेसी को पूरी तरह इन वाइन्स ने पकड़ लिया था। एमी स्टेसी को पकड़कर अपने पूरी ताकत लगाते हुए खींचती है और वहां तक ले आती है जहां पर रस्सी थी। एमी इस रस्सी को गोद में लेते हुए उस रस्सी को पकड़ लेती है और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाते हुए ऊपर वाले लोगों से रस्सी ऊपर खींचने को कहते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे थे, इर्द गिर्द की वाइन्स इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी और इससे पहले कि इनकी जान एक और मर्तबा खतरे में पड़ती, किस्मत से ये लोग वक्त रहते ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ऊपर आकर ये दोनों बुरी तरह पैनिक हो चुकी थी। वो नीचे होने वाली सारी चीजें इन्हें बताते हैं और यह ग्रुप उनसे पूछता है कि आखिर अब हमें आगे करना क्या चाहिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो एक लड़का कहता है कि हमें नीचे जाकर लोकल्स से मदद लेनी चाहिए, लेकिन जेफ याद करवाता है कि जो भी नीचे जाएगा ये लोकल्स उन्हें मार देंगे। मैंने देखा है अपनी आंखों से उन्हें ऐसा कहते हुए शेफ कहता है, देखो हमने यहाँ पर होटल की बुकिंग भी करवाई थी और वो लोकल टूरिस्ट जो हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था, जरूर उनमें से कोई हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ जरूर आएगा। इन्हें बस किसी तरह अपने आप को जिंदा रखना है जब तक कोई उनकी मदद के लिए आए। लेकिन ये काम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इनके पास खाना और पानी बहुत कम था। इनके पास एक सैंडविच था जिसका एक एक टुकड़ा ही इन सबको मिल पाता है। जेफ अपना सैंडविच मिथाइस को दे देता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। वो मरने वाला था क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। जेफ इन लोगों से कहता है कि अगर हमें मिथाइस की जान बचानी है तो हमें उसकी टांगें काटनी पड़ेंगी। सब जानते थे कि यह बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला था। जेफ मिथाई उसको थोड़ी अल्कोहल पिला देता है ताकि वो इस पेन को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद उसके मुंह में बेल्ट डालकर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। जेफ जहां प्रोसीजर कर रहा था वहीं दूसरे लोग मिथाइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जेफ यहाँ पे एक पत्थर गर्म करता है और उसे जोर से मिथाइस की टांग पर मारते हुए मिथाइस के इन्फेक्शन वाले हिस्से को तोड़ देता है। उसके गोश्त और बारीक वेन्स को उसने एक शार्प नाइफ की मदद से काट दिया था। मिथाइस दर्द से चिल्ला रहा था और लड़कियां यह आवाजें नहीं सुन पा रही थी और इस सब के बाद जेफ एक पैन गर्म करते हुए उससे मिथाइस के जख्म को जला देता है ताकि वहां पर और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और खून भी ना बहे। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद लड़कियां भी कैंप से बाहर निकल आती हैं। एमी और जेफ मिथाइस की कंडीशन पर बात करने लगते हैं और इतनी ही देर में बाकी लोग देखते हैं कि मिथाइस की कटी हुई टांगों को वो वाइन्स आगे बढ़कर अपने अंदर लेकर जा रही थी। यानी यह वाइन्स ये पौधे आदमखोर थे, इंसानों का गोश्त खाते थे और इन्हें समझ आ जाती है कि यही वजह थी कि वो सारे विलेजर्स इन वाइन से, इन पौधों से डरते थे। रात होती है। जेफ ये सोचते हुए नीचे जाता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन जाकर देखता है कि गांव के लोग अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जेफ तो नीचे था, ऊपर स्टेसी बहुत ज्यादा रो रही थी, जबकि एमी और दूसरा लड़का बाहर बैठे हुए थे। एमी भी रोते हुए दूसरे लड़के के कंधे पर सर रख देती हैं और इतनी ही देर में स्टेसी को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो इन आवाज़ों को गलत समझकर बाहर आ जाती हैं और एमी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ही देर में इन्हें समझ आ जाता है कि यह वो भी पौधे ही निकाल रहे थे। इनका शोर सुनते हुए जेफ ऊपर आ जाता है तो स्टेसी उसे उसी की फ्रेंड के खिलाफ करने की कोशिश करती है। ये देखते हुए स्टेसी का हस्बैंड स्टेसी को डांटने लग जाता है और इस सारी लड़ाई के दौरान ये लोग यह नोटिस ही नहीं करते कि पीछे मिथाइस का क्या हाल था। वाइन्स ने पूरी तरह मिथाइस को जकड़ लिया था और वो अब नाक और मुंह के जरिए उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी। यहाँ तक कि यह वाइन्स मिथाइस का दम खोदकर उसे मार भी देती हैं। जिस टाइम जेफ मिथाइस को नोटिस करता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जेफ मिथाइस की बॉडी से उन वाइन्स को बाहर निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि मिथाइस मर चुका है। ये देखते हुए स्टेसी और भी ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि वाइन्स उसकी बॉडी के अंदर भी हैं और उसे यह बात कन्फर्म हो जाती है कि अब जल्द ही वह भी मर जाएगी।
वो यहाँ पर एक छुरी उठाते हुए कहती है कि मैं अपनी बॉडी को काटकर इन वाइन्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन उसका साथी उसे ऐसे करने से मना करता है। लेकिन स्टेसी, जिसकी हालत काबू में थी ही नहीं, वो उसे भी अपने से दूर कर देती है। यहाँ तक तो सब ठीक ही था। सभी लोग स्टेसी को ही काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा भी आया कि इन सबको डरना पड़ा, क्योंकि यहाँ वाइन्स के सभी फ्लावर्स बिल्कुल स्टेसी की ही आवाज़ में और स्टेसी की ही तरह बोलने लगे। उसके बोले हुए लफ्ज़ रिपीट करने लगे और इस तरह इन्हें अंदाजा हुआ कि इन वाइन्स के पास ब्रेन भी है, जिसकी वजह से यह वाइन्स और उसके फ्लावर उन्हें मिमिक कर पा रहे हैं, उनकी नकल उतार पा रहे हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शेफ और एमी एक साथ बैठे होते हैं जब वो देखते हैं कि विलेजर्स आकर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नमक को टेम्पल के इर्द गिर्द गिरा रहे थे ताकि यह वाइन्स आगे ना बढ़ पाए। जेफ एमी से कहता है कि यह एंशिएंट वाइन है, यानी बहुत ही सदियों पुरानी वाइन्स हैं और जेनेटिक डेवलपमेंट होने की वजह से इंसानों को खाने लगी हैं। इसी वजह से इंसान तो क्या जानवर भी इन वाइन से दूर रहते हैं। वो लोग बातें ये कर रहे थे कि इनका दूसरा साथी कैंप से निकल कर आता है और इन्हें बताता है कि स्टेसी की हालत पहले से कहीं ज़्यादा खराब हो गई है। ये लोग देखते हैं कि वाइन्स बहुत ही तेजी से उसकी टांग के अंदर ग्रो कर रही थी। जेफ छुरी लेता है और उसकी टांग को काटकर उन वाइन्स को निकालने की कोशिश करता है। तब स्टेसी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सर में भी कुछ हो। लेकिन ये लोग उसे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब स्टेसी कुछ पीने लगती है तो इन्हें सचमुच में उसके सर में वाइन्स जलती हुई दिखाई देती हैं। सारे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, इसीलिए स्टेसी भी समझ गई कि खतरा इन वाइन्स को उसकी बॉडी के अंदर से निकालने के बाद भी नहीं टला। ये लोग सो जाते हैं और कुछ देर बाद जब ये लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि स्टेसी इन लोगों के पास नहीं थी। वो पहले से ही बाहर आ चुकी थी और जब वो बाहर आई थी तो उसको देखते ही इन वाइन्स ने उसकी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से स्टेसी और भी ज़्यादा डर गई थी और उसने अपनी पूरी बॉडी पर कट लगा लिए थे। जब तक ये लोग बाहर निकले तब तक उसके खून से यहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई थी। जेफ उसे रोकने के लिए करीब जाता है तो वो अपने चाकू से जेफ को दूर कर देती है और इस तरह जेफ का हाथ भी जख्मी हो जाता है। और जब उसका साथी उसे रोकने के लिए जाता है तो स्टेसी गलती से चाकू उसके सीने में स्टेप कर देती है और ऐसे इनका एक और साथी इन्हीं की आंखों के सामने मारा जाता है। उसके मरते ही यह वाइन्स उसकी बॉडी को जकड़ लेती हैं और खींचते हुए अपने अंदर ले जाती हैं। स्टेसी रो रही थी। वो एमी से कहती है प्लीज़ मुझे मार दो। तो एमी उसे प्यार करती है और कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगी। शेफ, जो हकीकत जानता था कि स्टेसी बहुत ज़्यादा दर्द में है, वो आखिर उसे मार ही देता है और उसके सारे दर्द से उसे आज़ाद कर देता है। जिसके बाद वो स्टेसी का खून लेकर एमी की पूरी बॉडी पर लगा देता है, उसे जीप की चाबियां देता है और कहता है कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम रुकना मत। जेफ जानता था कि यहाँ से कोई एक ही बचकर जा सकता है, नहीं तो विलेजर्स सबको मार देंगे। उसने प्लान बनाया था कि वो एमी को मरा हुआ दिखाते हुए नीचे लेकर जाएगा और खुद विलेजर्स के सामने आ जाएगा। ऐसे विलेजर्स का ध्यान एमी से हट जाएगा और एमी भाग जाएगी। अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो एमी को मरे हुए की तरह उठाकर टेम्पल से नीचे ले आता है। उसे लिटाकर वो उसे आखिरी मर्तबा प्यार करता है और खुद इन सारे विलेजर्स के सामने चला जाता है। गांव के लोग उसे देखते ही उसके ऊपर बहुत सारे तीर से हमला कर देते हैं। जेफ बहुत ज़्यादा जख्मी होकर दर्द में तड़पने लग जाता है और उसकी तड़प को देखते हुए यहाँ के लीडर उसके सर पर गोली मारते हुए उसे भी मार देते हैं और दर्द से आज़ाद कर देते हैं। और इसी सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए एमी पीछे का रास्ता इस्तेमाल करते हुए जंगल से भाग जाती है। गांव वालों को ये पता चल गया था। गांव वालों ने उसे मारने के लिए पीछे से कई ज़्यादा तीर के निशाने लगाए, लेकिन किस्मत से एमी सभी तीरों से बच गई। वो रुकी नहीं क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रुक गई तो मर जाएगी। ताकत खत्म होने के बावजूद वो तब तक भागती रही जब तक जीप नहीं आई उसके सामने। आखिर उसकी किस्मत उसका साथ दे भी देती है और यह जीप स्टार्ट हो जाती, जिसे लेकर वो इस जंगल से बाहर चली जाती है रोते हुए। उसने यहाँ पर अपना बहुत कुछ खो दिया था, अपने दोस्त, अपना साथी, और अब वो अकेले जंगल से जा रही थी। लेकिन वो खुद भी खतरे से बाहर नहीं थी क्योंकि उसके सर पर भी वाइन का निशान नजर आ रहा था, जो इस चीज़ की निशानी था कि वाइन्स ने कहीं ना कहीं उसे भी इन्फेक्टेड किया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम दो और दोस्तों को इसी टेम्पल के करीब देख रहे हैं जो इस टेम्पल को देखने और इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है, और बस इन दोनों को ही दिखाते हुए यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती।